वो करता हूँ कि मोर्चा बना कैसे और ये बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी और जनता सरकार मोर्चा असल में है क्या। देखिए, बहुत से साथी थे जो काफ़ी अपने लंबे समय से, जैसे डॉक्टर साहब हैं, वो पिछले 15-20 साल से लगातार काम कर रहे थे समाज में। और भी बहुत से साथी थे, कोई आयुर्वेद पे काम कर रहा था, कोई पंचगव्य पे कर रहा था, कोई प्राकृतिक खेती पे कर रहा था, कोई साथी था कि जो शिक्षा के ऊपर डॉक्टर साहब खुद काम कर रहे थे। अलग अलग विषयों पे अलग अलग साथी काम कर रहे थे देश भर में। तो जो वो काम चल रहे थे, जैसे जैसे सरकार स्पीड में, जितनी स्पीड में सरकार अपने षड्यंत्र रच रही थी जनता के खिलाफ, उतनी ही स्पीड में, उतनी ही कम स्पीड में वो साथी भी लगे हुए थे। लेकिन 2019-20 का दौर आप सब ने देखा कि 19-20 में 20 के अंदर आके एक बीमारी का एक भयावह एक रूप खड़ा किया गया, जो कि तथाकथित जो इलेक्ट्रो मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से कितना बड़ा बताया गया कि इस बीमारी से लाखों लोग मर रहे हैं। तो जब वो बीमारी आई, उस बीमारी के चलते समाज में जो पूरी की पूरी जो व्यवस्था जो चल रही थी वो चरमरा गई थी। आप एक ही ऐसा वर्ग बचा था, किसानी का, कृषि का वर्ग था, कि जो सरवाइव कर पाया था उस दौरान। नौकरी करने वाले थे वो घर बैठ गए थे, मजदूरी करने वाले थे वो घर बैठ गए थे, जो मजदूर अन्य राज्यों से अलग अलग राज्यों में काम करने के लिए आए हुए थे वो मजबूर हो गए थे वापिस अपने घर पे जाने के लिए। तो जो वो बीमारी आई, उस बीमारी ने एक तो एहसास लोगों को यह करवाया कि भाई जिसके लिए हम भाग दौड़ रहे हैं, जिस रुपए को हम महत्व दे रहे हैं, वो रुपया असल में कुछ भी नहीं है। अगर वो रुपया ही सब कुछ होता तो उन लोगों को वापस अपने घरों की, अपने परिवार की, अपने गांव की याद नहीं आती। अगर वो याद आई है तो उस याद के चलते यही था कि भाई वहां का जितना दाना पानी लिखा था, जो तंत्र की खामियों के कारण आप दूसरे राज्यों में काम करने के लिए जा रहे थे, उस तंत्र की खामियों के चलते आप जा रहे थे वहां पर, लेकिन जब सब कुछ क्रैश हुआ तो फिर से वहीं जाना पड़ा जहां से आप आए थे। तो वहां से शुरुआत होती है। तो उस दौरान जब एक लोगों के ऊपर एक शिकंजा ऐसा ऐसा डाला जा रहा था, कोई कपड़ा लगाने का था, कोई दवाई का प्रोपगेंडा चल रहा था। तो जब ये प्रोपगेंडा चल रहा था, उस प्रोपगेंडे का अलग अलग स्तर पर साथी विरोध कर रहे थे। कोई दिल्ली के साथी थे, कोई हरियाणा के थे, कोई उत्तर प्रदेश के थे, कोई महाराष्ट्र के थे, मतलब खंड खंड में विभाजित होके वो संघर्ष कर रहे थे। लेकिन वो जो खंड खंड में विभाजित होकर संघर्ष कर रहे थे, उससे तंत्र ही मजबूत हो रहा था कि एक एक दो दो लोग दिख रहे थे संघर्ष करते हुए। मान के चलो कि उस दौरान मैं अपने वहां पर मैं अकेला संघर्ष कर रहा था, डॉक्टर साहब अकेले कर रहे थे, यहाँ पर सचिन भाई हैं, ये सहारनपुर में ये लोग भी कर रहे थे। मतलब अलग अलग स्तर पर एकल संघर्ष किया जा रहा था, जिसका परिणाम कुछ भी नहीं आ रहा था। तो परिणाम कुछ नहीं आ रहा था, तो एक ऐसा दौर आया, एक किसान आंदोलन भी उसके साथ साथ चला। तो उस किसान आंदोलन में डॉक्टर साहब ने भूमिका निभाई। बहुत से मोर्चे के ऐसे साथी हैं जिनका जो जुड़ना हुआ, आपस में मिलना हुआ, वो उस आंदोलन के दौरान हुआ। और उस आंदोलन के दौरान वो जो चल रहा था, जो पूरे का पूरा खेल चल रहा था, वो आप लोगों ने भी देखा होगा। और उसका अगर आप अब भी एहसास करोगे, उस टाइम पीरियड पे जाओगे, तो आपको पता चलेगा कि जिस बीमारी के नाम पे समाज में कितना डर का माहौल पैदा कर दिया था, उस बीमारी, वही बीमारी जो दिल्ली के चारों तरफ जो किसान बैठे थे, लाखों की संख्या में बैठे थे, वहां पर एक सिंगल ट्रेजरी नहीं हुई उस बीमारी से। जिस बीमारी के चलते पूरे का पूरे देश के अंदर या विश्व के अंदर एक भयावह माहौल चल रहा था, उसी वो जो धरना चल रहा था, जो आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन से अगर हम बॉर्डर ही क्रॉस करें, उस बॉर्डर क्रॉस करते ही दिल्ली में लाशों के ढेर थे। तो अपने आप में एक बड़ा प्रश्न चिन्ह था वहीं से कि अगर ये बीमारी सही में बीमारी है तो इन लोगों में क्यों नहीं आ रही। ये ना तो सामाजिक दूरी का पालन कर रहे, ना ये कोई कपड़ा लगा रहे मुंह के ऊपर, ये ना किसी और प्रकार की दवा का प्रयोग कर रहे, बल्कि एक थाली में बैठकर खाना खा रहे हैं 4-4, 6-6, 10-10 लोग। एक ही हुक्के की गुड़गुड़ाहट कर रहे हैं, मतलब एक ही हुक्के का सेवन कर रहे हैं। लगभग सुबह से लेकर एक हुक्के से 500 के आसपास लोग जाते थे। तो वहां से अगर वो बीमारी थी, वो सांस की भी बीमारी जो बताई गई, तो हुक्के से तो सबसे ज्यादा आनी थी। वो आनी थी या नहीं आनी थी? अगर वो हुक्के से भी नहीं आ रही थी, वो बीड़ी का एक दूसरे से शेयर करने से भी नहीं आ रही थी। हम व्यसन को प्रमोट नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, हम बता रहे हैं कि अगर उससे भी नहीं आ रही तो बीमारी थी क्या फिर? वो तो बड़े सवाल थे। वो सवाल थे तो हम समाज में निकले। जैसे ही वो किसान आंदोलन शांत हुआ, वैसे ही सरकारों का शिकंजा फिर बड़ी तेजी से चला और कहा गया कि जब तक दवाई नहीं लोगे इसकी, तब तक आपको बस यात्रा नहीं करने दी जाएगी,
जहाज में यात्रा नहीं करने दी जाएगी, मेट्रो में नहीं करने दी जाएगी, एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जाने दिया जाएगा, तनख्वाह नहीं मिलेगी, राशन नहीं मिलेगा, जो सरकारी सुविधाएं आप ले रहे हो, पेंशन वगैरह जो ले रहे हो वो नहीं मिलेगी। और जब वो सब सारे का सारा जो माहौल देखा, उस माहौल पे एक जो मुंह पे जो कपड़ा लगाने का जो चलन चला हुआ था, आज भी कई स्मार्ट लोग लगाते हैं उसको, उसका नाम नहीं ले सकते, वीडियो उड़ा देते हैं, तो उसके चलते संघर्ष किया। वो चंडीगढ़ के अंदर वो मैंडेट किया गया। जब वो वहाँ पर मैंडेट किया गया तो वहाँ पर संघर्ष किया डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर देवेंद्र बलारा ने। जब इन्होंने वहाँ पर संघर्ष किया तो हम जितने भी साथी थे वो दूर दूर से देख रहे थे और आपस में कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे। तो वो एक दौर था जिस दौर पे वो जो साथी अलग अलग मिलके संघर्ष कर रहे थे, उन सब साथियों को एक करने का वो माध्यम बना, वो चंडीगढ़ का जो प्रकरण हुआ। तो वहाँ पर इकट्ठा हुए और जो वहाँ पर इकट्ठा हुए वहाँ पर तंत्र को झुकाने का भी काम किया। चंडीगढ़ देश की आज़ादी के बाद जो तथाकथित जो आज़ादी बताई जाती है, उस आज़ादी के बाद चंडीगढ़ में पहला धरना प्रदर्शन था जो उस दौरान चंडीगढ़ में लगा था। तो वो भी एक बड़ी उपलब्धि थी। और फिर उस प्रकरण के बाद वो जो मैंडेट चला हुआ था कि भाई लगाना ही पड़ेगा, वो भी दूर हटा। फिर उसके बाद जब आगे बढ़े तो चला कि भाई अब क्या किया जाए, ऐसे तो छोड़ नहीं सकते अब समाज को। मुश्किल से ये साथी इकट्ठा हुए हैं, ये एक एक करके समाज को कोई दिशा नहीं दिखा सकते, लेकिन जब सब के सब ये इकट्ठा हो जाएंगे तो समाज को कोई ना कोई दिशा दिखाई जा सकती है। तो उस दिशा दिखाने के लिए फिर सब साथियों ने मिलकर एक प्लान किया कि भाई हम एक ऐसे संगठन का निर्माण करें जिसमें ना तो कोई पद हो, ना उसका रजिस्ट्रेशन हो, क्योंकि अगर रजिस्ट्रेशन होगा तो उसी तंत्र के शिकंजे में जाना पड़ेगा जिसका विरोध हम कर रहे हैं। क्योंकि सरकारी तंत्र की अगर आप बारीकियों को समझोगे तो अगर मैं उसके ऊपर चर्चा करूंगा तो फिर बहुत लंबा समय हो जाएगा, और इसके लिए मेरे हिसाब से आज हम बता भी नहीं पाएंगे, क्योंकि उसको बताने के लिए हम 3 दिन का सेशन लेते हैं, और उस 3 दिन के सेशन में अगर तंत्र को समझना है तो उसको समझाने के लिए 3 दिन भी कम पड़ते हैं, तो वो नहीं बताया जा सकता अभी। तो मैं मोटा मोटा बताऊंगा कि भाई जब हमने देखा कि तंत्र के शिकंजे से बाहर भी रखना है, तो हमने उसमें डिसीजन लिया कि भाई ये तंत्र हम रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे, इसका ये पूर्णतः समाज के लिए होगा और समाज को समर्पित होगा। तो उसका नाम दिया गया जनता सरकार मोर्चा। जनता सरकार मोर्चा क्यों दिया गया? क्योंकि जो भारत का संविधान है वो भी जो उसकी शुरुआत होती है वो भी इसी लाइन से होती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। और जो उसमें कहा गया है कि हम भारत के लोग, तो भारत के लोग ही असल में सरकार हैं। मालिक जो है वो देश की जनता है। जितने भी आप प्रतिनिधियों को चुन के भेज रहे हो, जितने भी सैलरी ले रहे हैं, जो तनख्वाह ले रहे हैं, वो तनख्वाह जनता के पैसे से जाती है। अगर जनता के पैसे से जाती है तो वो सब के सब जनता के नुमाइंदे हैं, जनता के नौकर हैं। हम भूल कर रहे हैं, मालिकों को एहसास नहीं है कि भाई नौकर कौन है और मालिक कौन है। आज जनता इतनी सुस्त हो गई है कि वो मालिक को नौकर की वो जो मालिक है, मालिक को तो ले आई वो नौकर की कैटेगरी में, और जो नौकर है नौकर को समझने लगे हम मालिक। तो असल में जो हमारा ध्येय था वो ध्येय यही था कि देश की जनता को एहसास करवाना है कि मालिक आप हो, जिनको आप चुन के भेज रहे हो ये आपके प्रतिनिधि हैं। आपने चुनकर इनको वो ताकत दी है कि आप जाओ हमसे पूछो कि कौन सी नीतियां बननी चाहिए, कौन सी नीति गांव को मजबूत करती है, कौन सी नीति किसानी को मजबूत करती है, कौन सी नीति मजदूर को मजबूत करती है, कौन सी नीति ऐसी है जो पूरे के पूरे समाज और देश को मजबूत करती है। तो अगर वो नीति आप लेकर आओगे तो वो नीति बनाने के लिए आपको देश की जनता से पूछना पड़ेगा। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा कि मालिकों से नौकर पूछ रहे हों, और जब वो जनता से नहीं पूछ रहे तो उसके खिलाफ में फिर एक ही ताकत काम आती है, और उस ताकत का नाम है संघे शक्ति कलयुगे। मतलब जो ताकत है वो एक संगठन के पास ही ताकत है। आज अकेले तौर पे आप चिल्लाते रहो, मैं चिल्लाता रहूं या कोई और साथी चिल्लाता रहे, समाधान कुछ भी नहीं होगा। समाधान जो होगा वो समाधान एकजुटता से ही है। तो जब ये पूरी के पूरे सिनेरियो को हम समझते थे तो हमने उसका नाम दिया जनता सरकार मोर्चा, क्योंकि जनता ही असली सरकार है। तो उस नाम से, और हमने जो आप लोगो देखोगे उस लोगों में भी हमने जिनको हम चुन के भेज रहे हैं, जो हमारे नौकर हैं, उन नौकरों को हमने किसान के हल में जोड़ रखा है। क्योंकि जो पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था के जो मूल में है वो किसान है, वो खेत हैं।
अगर किसान उस व्यवस्था से बाहर निकल जाएगा, खेत को उस व्यवस्था से बाहर निकाल देंगे, तो पूरे का पूरा देश जो जीडीपी के नाम पे जो ढिंडोरा पीटा जा रहा है वो एकदम से धड़ाम पे आके गिरेगी। क्योंकि जितने भी उत्पाद बनते हैं, यहाँ तक कि इस भवन के अंदर जो हम बैठे हैं, एक भी चीज ऐसी नहीं है जो खेत से ना निकलती हो और जिसको पैदा करने के लिए किसान काम ना कर रहा हो, मजदूर काम ना कर रहा हो। तो इन सब चीज़ों को समझते हुए किसान को मूल में रखना है, क्योंकि किसान के साथ में ही सारी व्यवस्था चलती है। किसानी से ही जितनी भी फैक्ट्रियों में हम काम कर रहे हैं, जो रोजगार के लिए आज हम चिल्ला रहे हैं, वहाँ पर भी आप देखोगे कि कच्चा माल कहाँ से आ रहा है। क्या धरती के बगैर लोहा है? क्या धरती के बगैर कोई धातु है? क्या धरती के बगैर कपड़ा है? क्या धरती के बगैर भोजन है? क्या धरती के बगैर कोई संसाधन है? क्या कुछ भी ऐसी चीज है? हम जिस भवन के अंदर बैठे हैं, क्या भी ये बगैर धरती के संभव है? नहीं है। तो जितने भी उत्पाद निकलते हैं वो धरती से निकलते हैं, और ये जो कंपनियां, ये जो फैक्ट्रियां जो ये बनी हैं, ये उसको केवल उसको एक रूपांतरण कर रही हैं, उसका लोहे को उसका आकार दे रही हैं, और उसका आकार देके वो इक्विपमेंट बाजार में आ रहे हैं, जिसको हम ये मानते हैं कि कंपनियां रोजगार दे रही है। असल में अगर धरती नहीं होगी तो कुछ भी रोजगार नहीं बचेगा। तो धरती है, जो मूल जो चर्चा का बिंदु रहेगा वो धरती ही रहेगी कि धरती क्या है, हम समझ नहीं रहे हैं। असल में हम जो खेती कर रहे हैं, तो पहले मैं मोर्चे के उस पर आता हूँ। तो जो मोर्चा बना, ये लगभग उस दौरान जब हमने बनाया, इसका जो बना था ये 24 जनवरी 2022 को इसका औपचारिक हमने घोषणा की थी जींद हरियाणा की धरती से। और इसके अंदर देश भर के लगभग उस दौरान 21 संगठन थे जो अलग अलग काम कर रहे थे। कोई शिक्षा पे कर रहा था, कोई पत्रकारिता पे कर रहा था, कोई स्वास्थ्य के ऊपर कर रहा था, कोई अलग अलग सबके विषय थे। तो उन संगठनों को 21 संगठनों को साथ में लेके एक मोर्चा बनाया गया, जिसको एक सामूहिक रूप दिया गया, जनता सरकार मोर्चा। तो ये तो था उस मोर्चे के गठन का जो उद्देश्य लिए इसके अंदर, वो उद्देश्य दो ही थे कि जल जन, जन माने जनता, जन, जल, जंगल, जमीन और जानवर, ये 5 चीजें हैं। इनके ऊपर जो निर्णय लेने का अधिकार है वो स्थानीय लोगों को होना चाहिए, किसी भी बाहरी व्यक्ति को या सरकारों को नहीं होना चाहिए। उस क्यों कहा गया वो स्थानीय लोगों को? आप मान के चलिए कि आप जिस क्षेत्र में रह रहे हो, यहाँ का खान पान अलग है, यहाँ की वेशभूषा अलग है, यहाँ की संस्कृति अलग है, यहाँ का पूरा जो वातावरण है वो अलग है। मैं हरियाणा से आता हूँ, थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, लेकिन वातावरण वो अलग है। अगर वातावरण आप केरल में जाओगे, आप महाराष्ट्र में जाओगे, तो पूरे का पूरा माहौल बदल जाता है, भाषा भी बदल जाती है, भूषा भी बदल जाती है, कल्चर भी बदल जाता है, परिधान भी बदल जाता है, मतलब सब कुछ बदलता है। तो अगर कोई भी नीति आ रही है, कोई भी कानून बनाए जा रहे हैं, अगर वो पूरे के पूरे देश की जनता को एक ही कानून में बांध दिया जाए, क्या वो देश की जनता के साथ न्याय होगा? नहीं होगा। इसीलिए हमने वहां से जो हमने अपना टारगेट लिया था कि इसके ऊपर, इन सब के ऊपर निर्णय लेने का अधिकार स्थानीय लोगों को होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों से बेहतर, हम लोगों से बेहतर हमारे क्षेत्र के बारे में कोई नहीं जानता, और आप लोगों से बेहतर आपके क्षेत्र के बारे में कोई नहीं जानता। इसीलिए जो भी निर्णय लिए जाएं वो स्थानीय लोग ही लेंगे, कोई सरकार या सरकार के नुमाइंदे नहीं लेंगे। एक तो ये था। दूसरा था शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, खेती और राजनीति। इसमें से पूंजीवाद का नाश हो, जैसा कि सचिन भाई ने भी बताया था अभी। पूंजीवाद उससे बाहर क्यों निकाला जाए, उसके पीछे का कारण क्या है? अब आप मान के चलिए कि क्या आज एक जो छोटा किसान है, छोटा किसान आज खेती कर सकता है बगैर अर्थ के? नहीं कर सकता, क्योंकि जो कृषि के जो इक्विपमेंट हैं वो इतने महंगे हो गए हैं, और वो समय समय पर उन पर मॉडिफिकेशन आ रही है, उनको अपडेट करना पड़ता। अपडेट करने का मतलब है पुरानों को छोड़ना पड़ता है और नयों को लेना पड़ता है। इसीलिए एक आम इंसान के बस की बात नहीं रही है खेती करना भी। शिक्षा की भी अगर हम बात करेंगे, अगर साहूकार, अगर शिक्षा के अंदर पूंजीवाद होगा तो साहूकारों के बच्चों को ही उचित शिक्षा मिल पाएगी। हम गरीब और मिडिल क्लास के जो लोग हैं, इनके बच्चों को उचित शिक्षा नहीं मिलेगी, क्योंकि साहूकार तो अपने बच्चों को कहीं भी पढ़ा सकता है। वो तो स्पेशली तौर पे कोई अध्यापक परचेज भी कर सकता है, किसी को खरीद भी सकता है वो तो, क्योंकि पैसे की ताकत है। तो उसमें कहा गया कि इसमें पूंजीवाद नहीं होना चाहिए। खेती का बताया गया, शिक्षा का बताया गया, स्वास्थ्य का। अगर स्वास्थ्य में पूंजीवाद का बोलबाला होगा तो क्या आम जनता को स्वास्थ्य लाभ मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। इसी प्रकार न्याय का आप ले लीजिए।
कि आज न्याय के अंदर क्या है। साहूकार के लिए जो कोर्ट है, जो कानून है, वो तो क्या है, एक रखैल की तरह हैं, उसकी जेब में रहते हैं। वो पैसे देके वो जज को रातों रात फैसले बदलवा देते हैं। और हमने और आपने देखा भी है कि जब वो देश की पहलवान बेटियां जंतर मंतर के ऊपर धरना कर रही थी, पोक्सो एक्ट एक ऐसा एक्ट है कि अगर आम इंसान के ऊपर कोई नाबालिग लड़की एक बार ये बोल दे कि आरोप ही लगा दे, सिद्ध करने की बात बड़ी दूर की है, आरोप लगा दे, तो उसी दौरान आम इंसान को उठा के जेल में डाल दिया जाएगा और उसकी कोई जमानत नहीं है। और वहां पर चूंकि नेता था किसी सरकार का, उसका कुछ बिगड़ नहीं पाया। एक एफआईआर करवाने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट की दखल अंदाजी हुई, लेकिन उसके बाद भी गिरफ्तारी नहीं हुई। वो क्या था, वो न्याय कहां था? वो उस ताकत की, उस पैसे के बल पे वो खरीदा जा रहा था। लखीमपुर खीरी में आप देखोगे, किसानी से जुड़े हुए हो सब, लखीमपुर खीरी में क्या हुआ कि एक नेता के बेटे ने किसानों को रोन दिया। कहां था न्याय? ये तो वो उदाहरण दिए गए हैं जो आम जनता की जहन में है आज भी। ऐसे आप देखोगे, अपने गांव में देखोगे, आपके गांव में ऐसा ही है, शहर में देखोगे, मोहल्ले में देखोगे, पूरे के पूरे समाज में यही है कि न्याय के नाम पर भी खेल ही हो रहा आम जनता के साथ। तो इसी प्रकार ये जितने भी हमने ये जो लिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, खेती और राजनीति, राजनीति का भी यही हाल है कि अगर कोई आज आम घर का कोई बच्चा इस व्यवस्था में जाके व्यवस्था परिवर्तन करना चाहे तो क्या वो जा सकता है? एक विधायक का चुनाव लड़ने के लिए मामूली सी बात है कि 5 से 10 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं और तब जाके वो सत्ता में पहुंच पाता है, राजनीति कर पाता है। और अगर वही बात एक एमपी पे आ जाए तो उसके लिए 50 करोड़ खर्च करने पड़ते हैं। तो क्या आम घर का बच्चा जा पाएगा? कभी भी नहीं जा पाएगा। और ये जो बिंदु हैं, ये सब के सब आम जनता को उस तंत्र से काटने का काम कर रहे हैं। ये सब के सब जो ताकत दे रहे हैं, ये उसी पूंजीवाद को दे रहे हैं। और सत्ता से पैसा और पैसे से सत्ता, सिर्फ यही खेल चलता है। आम इंसान तो मात्र और मात्र इन नेताओं की ये सोच के कि हमारा कुछ भला कर देंगे, हमारे बच्चों को कोई रोजगार दे देंगे, हम उसके चक्कर में हमारे गांव का एक आध व्यक्ति उसके पीछे लगा रहता है। और कोई वो अपनी वोट की राजनीति करने के लिए कभी कभार गांव में से एक आध नौकरी दे देते हैं। तो ये क्या चल रहा है? खिलवाड़ हो रहा है देश की जनता के साथ। तो इन्हीं मुख्य बिंदुओं को लेकर हम आगे बढ़े। इसमें फिर एक अलग मुद्दा भी आया, जैसे भाई साहब ने कहा था कि भाई लोन के नाम पे क्या ठगी हो रही है, उसको हम देख रहे हैं, बैंकों का क्या रोल है। मतलब ये विषय ऐसे हैं कि एक एक विषय के ऊपर कई कई घंटे बोलना पड़ता है। अब हम इन सब को टच करेंगे थोड़ा थोड़ा, सारा तो हम डिटेल में नहीं बता सकते क्योंकि समय हमारे पास भी कम है और आपके पास भी कम, आप लोग इंतजार भी कर रहे थे। तो मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं कि जो मैंने खेती की बात की थी, खेती क्या है। ये जो पूरी की पूरी व्यवस्था है, ये व्यवस्था आम इंसान को उसकी जड़ों से काट रही है। मैं आप लोगों से एक प्रश्न करता हूं कि अगर एक पेड़ को खत्म करना हो तो उस पेड़ को खत्म करने के लिए कहां पर प्रहार किया जाएगा? ऑप्शन है उसकी टहनियों पे किया जाएगा, दूसरा ऑप्शन है उसके तने पे किया जाएगा, तीसरा ऑप्शन उसकी जड़ पे वार किया जाएगा। कहां पे वार किया जाएगा पेड़ को खत्म करने के लिए? जड़ पे। अब अगर पेड़ को खत्म करना तो उसकी जड़ पे वार किया जाएगा। इसीलिए अगर समाज की व्यवस्था को खत्म करना है तो समाज की जड़ पे वार किया जाएगा। और यह व्यवस्था उस जड़ को भली भांति समझती है। जड़ क्या है? जड़ है आपकी संस्कृति, जड़ है आपका परिधान, आपका पहनावा, जड़ है आपकी परंपराएं, वो जड़ है आपकी खेती, आपकी पुश्तैनी परंपराएं। जैसा कि हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि उत्तम खेती मध्यम बान, करे चाकरी कुकर निदान। ऐसा ही कहा गया है कि करे चाकरी कुकर समान। क्या मतलब है इसका? कि सबसे जो उत्तम है वो बताई गई है खेती। बान का मतलब है व्यापार, जो मध्यम वर्ग पे आता है वो है व्यापार। और जो नीच कर्म, कुकर, संस्कृत में कुत्ते को कहा जाता है कि जो कुत्ते के समान है वो चाकरी करना है। चाकरी करना, नौकरी करना। आप देखोगे कि समाज के अंदर खेल क्या खेला गया कि जो सबसे उत्तम था, जो खेती सबसे उत्तम थी, इस तंत्र ने ऐसी व्यवस्था लाई कि वो धीरे धीरे खेती घाटे का सौदा बनती गई। और नौकरी का एक ऐसा माहौल बनाया गया समाज में कि नौकरी ही सबसे उत्तम है। व्यापार आज भी मध्यम है, सबसे उत्तम आज क्या बना बताई गई? नौकरी। और जो सबसे नीच बना दी आज वो क्या है? वो खेती। अब आप एक चीज देखिए
कि अगर खेती को सबसे नीच बताया गया है, आज बनाया गया इस व्यवस्था के द्वारा, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने क्या कहा कि भाई फसल का दाम नहीं मिलता, यही कहा गया, भाई फसल का दाम नहीं मिलता, तो उस दाम नहीं मिलता तो मेहनताना पूरा नहीं होता उस किसान का। इसीलिए उसने कहा अपने बच्चों को कि भाई इस डलों में, इस खेती में, इस मिट्टी में कुछ नहीं रखा, पढ़ लिख लो, बाहर निकल जाओ और नौकरी कर लो, कुछ भला हो जाएगा, ऐसा ही कहा। तो भला करने के लिए नौकरी की ओर सब का सब रुझान बना। अब खेती को नष्ट कैसे किया गया, इसका मैं छोटा सा उदाहरण देता हूं आप लोगों को। 1970 के आसपास का जो सचिन भाई ने बताया कि 1970 के आसपास से फसल का क्या भाव था, अगर गेहूं की तुलना की जाए तो उस दौरान लगभग 70 रुपए के आसपास 1 क्विंटल गेहूं का दाम था लगभग। तो वो जो 70 रुपए के आसपास था, मान के चलते 70 ही था। जो सोने का दाम था, वो सोने का दाम था 100 जी हाँ, गेहूं 50 था और सोने का दाम था वो 180 रुपए के आसपास था। मतलब क्या था कि जो किसान था वो 3 से 3.5 क्विंटल या 4 क्विंटल मान लो आप, 4 क्विंटल गेहूं बेच के वो एक शुद्ध तोड़ा सोना खरीदता था। शुद्ध तोड़ा ये 10 ग्राम नहीं है, शुद्ध तोड़े का मतलब है 11.664 मिलीग्राम। बोला जाता है ना समाज में कि भाई लगभग 12 ग्राम का तोड़ा होता है, ऐसा ही बोला जाता है। तो वो उतने का था। अब आप एक चीज देखिए, आज अगर उसको भी हम 10 ही ग्राम मान लेते हैं, आज अगर किसान को 1 तोड़ा सोना खरीदना हो तो उसको कितना गेहूं बेचना पड़ता है जी? 30 क्विंटल। अब जो वहां पर 50 रुपए का दाम था, मिल रहा था मतलब 1 क्विंटल गेहूं का, अब वो आप एक चीज बताइए, आज गेहूं का क्या दाम मिलता है? लगभग 2200 2300 मानो आप कि जो 2300 रुपए मिल रहा है, अब वो दाम बढ़ा है या घटा है, क्या हुआ उसका? हाँ जी, अब दिखने में वैल्यू के हिसाब से गेहूं का दाम बढ़ता हुआ दिखा। सभी फसलों को इसे जोड़ना आप कि गेहूं का दाम बढ़ा हुआ दिखा ना हमें कि भाई 50 रुपए से 2300 चला गया, बड़ा डिफरेंस आ गया ना, बड़ा मार्जिन दिख रहा है किसानों को। अब अगर उसी चीज को आप कैलकुलेट करोगे सोने से, क्योंकि सोना ही स्थायी स्टैंडर्ड है, जो मार्केट में जितनी भी चीजें अप और डाउन होती हैं उन सब के पीछे सोना ही है। सोना एक स्टेबल धातु है, वो कभी भी गिरेगी नहीं और ना उसका दाम कभी भी बढ़ेगा, वो स्थायी रहता है। वो कैसे होगा उसके ऊपर भी चर्चा में आएंगे अभी हम, कि हमें दिखा कि दाम बढ़ा, लेकिन अगर सोने से हम कंपैरिजन करें तो उसका दाम बढ़ा या घटा, और घटा तो कितने गुना घटा, सोचिए आप। 10 गुना से ज्यादा घटा। आज कहां खड़े हैं हम? अगर यह दाम घटेगा तो फिर किसान खेती को छोड़ के जाएगा नहीं तो और क्या करेगा? ऐसा ही होगा। और हम लगातार खेती से छूटते चले गए। जैसे ही हम खेती से छूटते चले गए, अब हम खेती को मानते हैं घाटे का सौदा, ऐसा ही है। अब अगर खेती घाटे का सौदा है तो विचार करिए सब के सब कि आज अडानी की, अंबानी की, जो बड़े बड़े कॉरपोरेट जगत हैं, सब की नजर हमारी धरती पर ही क्यों है अगर वो घाटे का सौदा है तो? अब अगर जनता को, समाज को, देश के लोगों को अगर कंट्रोल करना है तो उसको कंट्रोल कहां से किया जाएगा? कहां से किया जा सकता है? बताएगा जी कोई? नहीं जी, संपत्तियों के बगैर भी जीवन जी लेंगे, हर चीज के बगैर जीवन जी लेंगे, लेकिन अगर आपकी रोटी को कब्जे में कर लिया तो आप गुलाम होने तय हो। गुलामी का दौर हमेशा बदलता है। कैसे कैसे बदलता है? जो पहले गुलामी थी वो थी शारीरिक तौर की गुलामी, बंधुआ बना के, मजबूर करके, शारीरिक तौर पे उसको बंधक बना के और उससे काम लिया जाता था, एक गुलामी वो थी। दूसरी गुलामी आई आर्थिक गुलामी, क्योंकि एक गुलामी का दौर ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल सकता। अगर उस दौर को ज्यादा लंबे समय तक हम चलाएंगे तो समाज में विद्रोह होगा, और वो जब विद्रोह होगा तो पूरी की पूरी व्यवस्था को पलट देगा। व्यवस्था कैसे पलटेगा? जैसे राम ने व्यवस्था बदली थी, जैसे कृष्ण ने व्यवस्था बदली थी, इसी प्रकार वो जो समाज खड़ा होगा तो व्यवस्था को बदलेगा। तो उन लोग बड़े स्मार्ट लोग हैं जो कब्जा कर रहे हैं, तो उन्होंने गुलाम बनाने के लिए आर्थिक तौर पर गुलाम बनाना शुरू किया।
आज जो गुलामी का जो माहौल चल रहा है वो आज आर्थिक तौर की गुलामी है, क्योंकि जिसके हाथ में आज पैसा है उसके हाथ में क्या है, सारी ताकत उसी के पास है, क्योंकि पैसे से ही सब चीज को जोड़ दिया, मूल में किसान से हटा के मूल में पैसा ला दिया, और जब से मूल में पैसा लाया गया तब से समाज का सत्यानाश हुआ। चूंकि ये जो गुलामी का दौर है ये भी ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल सकता, अगर इसको भी ज्यादा लंबे समय तक खींचेंगे तो फिर से वही माहौल पैदा होगा समाज में, विद्रोह की भावना पैदा होगी लोगों में, और वो सरकार के खिलाफ खड़े होंगे। तो उन लोगों ने फिर इसके बाद में क्या किया कि अब गुलामी का दौर बदलना पड़ेगा, और अब गुलामी कैसी आएगी, अब आर्थिक गुलामी से अब मानसिक गुलामी आएगी, और जो हम हैं अब जो इस जिस जनरेशन में हम जो जी रहे हैं, अब ये आर्थिक तौर से मानसिक गुलामी की ओर अब हम अग्रसर हैं, क्योंकि सब कुछ कंट्रोल आज कहाँ से हो रहा है, यहाँ से। इसको कंट्रोल कर लिया जाए, सब कुछ कंट्रोल में है, इसी को कंट्रोल करके सत्ताएं फायदा उठाती हैं, कभी धर्म के नाम पे लड़वा के, कभी जात पात के नाम पे लड़वा के, कभी किसी और नाम पे, कभी किसी और नाम पे, बहुत से प्रोपगेंडे हैं उनके पास, और हम लड़ते रहते हैं। जब हम लड़ेंगे तो समाज टूटेगा, और जैसे ही समाज टूटेगा तो तंत्र हैवी होगा हमारे ऊपर। जैसे ही तंत्र हैवी होगा, आज आप समाज में एक चीज लेके देखिए, सोचिए कि अगर एक परिवार पे कोई समस्या आती है तो दूसरा परिवार नहीं बोलता, चुपचाप खड़ा होकर देखता है कि इस पे आई है, ये सुलटेगा अपनी समस्या को। ऐसा ही करते हैं हम, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, अगर पड़ोस के घर में आग लगी है तो हमारा घर ज्यादा दूर नहीं है जलने से, या है? हमारा घर भी उस आग की जद में आएगा, उसकी चपेट में आएगा, और जब हमारा घर आएगा हम अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और जब हमारी बारी आती है, जब तंत्र हमारे पर शिकंजा कसता है, तब केवल हम ही चिल्लाते हैं, वो सब के सब क्या होते हैं, बाकी के सब लोग देख रहे होते हैं। ये समाज को बांट कर राज कर रहे हैं। इसीलिए जो आपका खेत है, खेत सबसे महत्वपूर्ण है। अब मान के चलिए ये भाई यहां पर 2-4 पानी की बोतल लेके आए हैं, अब यहां पर पानी फ्री में मिल रहा है या नहीं मिल रहा? हम उस क्षेत्र में हैं जहां पर पानी भरपूर मात्रा में है और बिल्कुल शुद्ध और मीठा पानी है या नहीं है ना? अब जब बढ़िया पानी है यहां पर और फ्री में मिल रहा है, अब वो जो फ्री का पानी 20 रुपए लीटर आपको बेचा जा रहा है, सोचिए अब एक बात आपको, जो फ्री का पानी मांग कर हम कहीं से भी पी सकते हैं। प्रकृति बरसाती है, बरसात आती है, नदियां चलती हैं, झरने बहते हैं, और वो पानी हमें मिलता है, जमीन से पानी हमें मिलता है। ऐसा ही है, फ्री का है। अब अगर उस पानी को पैदा करने के लिए शारीरिक जोर लगेगा, खेत से जब वो चीज पैदा की जाएगी और खेत कंट्रोल में होगा उन लोगों के, उस कॉर्पोरेट जगत के, तो पेट भरने के लिए एक टाइम का भोजन कितने में मिलेगा, कभी सोचा है आपने? फ्री का पानी मैं आप लोगों को बता दूं, 20 रुपए लीटर से लेकर और 32,000 रुपए लीटर तक बिक रहा है। सोचिए आप कि जो फ्री का पानी, जिसके ऊपर ज्यादा मेहनत भी नहीं होती, और वो फ्री के पानी कितनी कीमत चुका रहे हैं आज पूरे विश्व के लोग। और जब उस चीज के ऊपर मेहनत होगी और कॉरपोरेट का उसके ऊपर कब्जा होगा, और यह होगा कि यह चीज कहीं पर आसानी उपलब्ध ही नहीं होगी, उपलब्ध करने के लिए खेत चाहिएंगे, खेत पे कंट्रोल उनका होगा, तो आप सोचिए कि जब खेत पे कंट्रोल उन लोगों का हो जाएगा तो क्या होगा, क्या कीमत होगी। इस चीज को आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं, आप लोगों के संपर्क में कोई ना कोई साथी ऐसा भी होगा जो बाहर दूसरे देशों में जाके बसा हुआ है। एक बार उनसे पूछिए आप कि आप लोग कौन सा खाना खाते हो। और जब यूरोप की कंट्रियों को, जिस यूरोप की आज भेड़ चाल में हम चले हुए हैं और हमारे देश के युवा जा रहे हैं सरकारों की गलत नीतियों के चलते, क्योंकि रोजगार नहीं बचे और रोजगार पाने के लिए उधर जा रहे हैं, तो आप एक बार उन बच्चों से पूछना कि आप खाते क्या हो। पैकेट के अलावा कुछ नहीं खाते। और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, एक पराठे की, जो अवन में पराठे की पैकिंग है, और उसकी एक्सपायरी डेट 6-6 महीने है, और मनमानी कीमत वसूल कर रही हैं वही कंपनियां। कभी अमेरिका भी कृषि प्रधान देश हुआ करता था। बहुत से साथियों के मन में ऐसा आ सकता है कि ऐसा नहीं होगा या भविष्य में होगा तो देख लेंगे। अमेरिका से रिलेट करना, क्योंकि अमेरिका को
हम लोग बड़ी सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। अमेरिका भी कृषि प्रधान देश हुआ करता था। आज वहाँ पर जो किसान है वो मात्र 2 से 3% बचे हैं, क्योंकि जो मूल रूप से जो छोटे किसान थे वो ख़त्म हो गए और कॉरपोरेट आके उस पर खेती करने लगा, और आज वो कॉरपोरेट मन माने दाम पर अपनी फसल बेच रहा है। और एक और मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, अमेरिका का स्टैंडर्ड है, अगर उसको समाज में अपने आप को साहूकार बताना होता है तो उसकी टेबल के ऊपर ग्रीन सब्जी मिलेगी, हरी सब्जियां, जो हमारे को फ्री में मिल रही है। आज स्टेटस सिंबल है अमेरिका का। जो चीजें हम हर रोज खा रहे हैं, हमारे खाने में हर दोनों टाइम पे है, वो उन लोगों का स्टेटस सिंबल है। और जो ये पैकेट बंद हम खाना खा रहे हैं, ये क्या है? ये तो वहां के गरीब लोग खाते हैं। तो अब आप देखिए वो लोग कितनी कीमत अदा करते होंगे उस हरी सब्जी की, और वो सब खेत से ही है। इसीलिए आपकी जड़ों पे वार किया जा रहा है। आपके खेत सबसे कीमती हैं, और जैसे ही आपके खेत के ऊपर कॉरपोरेट आ जाएगा, हम और आप कुछ भी नहीं है। और ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है, हम अखबार पढ़ते हैं और उसको पढ़ के हम एक तरफ डाल देते हैं, कभी उसके ऊपर गौर नहीं करते। 6 महीने पहले एक खबर आई थी कि भारत सरकार 2.5 लाख पंचायतों की जमीन को कॉरपोरेट के हवाले करने जा रही है। कितनी जमीनों को? 2.5 लाख पंचायतें, और देश भर में लगभग 6.5 लाख पंचायतें हैं। अब आप सोचिए, 2.5 लाख मतलब 1/3 हिस्सा किसको दे रहे हैं? कॉरपोरेट को। अब कैसे खत्म होंगे? 2 मिनट में अपनी बात खत्म करता हूं मैं। कैसे खत्म किया जाएगा किसानों को? अब एक चीज देखिए कि कॉरपोरेट का जो पिछले 10 सालों में जो कर्ज माफ हुआ है, जो उसको राइट ऑफ कर दिया, वो हुआ लगभग 16 लाख करोड़। कितना हुआ है? 16 लाख करोड़। अब अगर कॉरपोरेट आके वहां पे खेती करता है, किसान ने अगर कोई फसल पैदा की और वो फसल किसान की पड़ती है 10 रुपए में, समझिए अभी इस बात को आप। किसान ने मेहनत लगाई, उसकी ऊर्जा लगी, उसने मजदूरी दी, अपनी मेहनत को हटा दे, लेकिन मजदूरी को और तेल का जो खर्चा लगाएगा, पेस्टिसाइड का जो खर्चा लगाएगा, 10 रुपए किलो कोई फसल तैयार हुई उसके पास है। अगर किसान उसको 10 रुपए से कम में बेचेगा तो वैसे भी खेत छोड़ के जाएगा, जाना पड़ेगा या नहीं? क्योंकि कहां से देगा जब उसके पास ही नहीं होगा। तो अब एक चीज देखिए कि जो फसल पैदा करने के लिए 10 रुपए का खर्च आता है, कॉरपोरेट का कर्ज माफ करती हैं सरकारें। कॉरपोरेट उसी फसल को 2 रुपए किलो में बेच सकती है या फ्री में भी दे सकती है। और जब फ्री में देगी तो किसान की तरफ जाएंगे लोग या कॉरपोरेट की तरफ जाएंगे? कहां जाएंगे? कॉरपोरेट की तरफ जाएंगे। मात्र 2 साल के अंदर किसान का नामो निशान मिट जाएगा इस देश से। उदाहरण जियो से ले लीजिएगा आप। घटनाएं सब कुछ चलती हैं हमारे पैरेलल में, लेकिन हम कभी ध्यान नहीं देते। जियो जब आया तो फ्री में दिया गया, फ्री के लालच के चक्कर में हमने लिया, और आज हम कहां खड़े हैं? मनमानी कीमत वसूल कर रहे हैं। कहने के लिए दी थी कि लाइफ टाइम इनकमिंग है। अब आप एक चीज देखिए कि जो चीज आपको फ्री में देके आज मनमानी कीमत वसूल कर रहे हैं, और जब आपके खेतों पे आएंगे, कॉरपोरेट का कर्जा माफ होगा, किसान का कोई भी माफ नहीं होगा, ना किसान को कोई